नमस्कार और जय हिंद सभी दोस्तों को। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है नॉलेज भाई जी पर। मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह। आज हम इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझने वाले हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं कॉन्ट्रैक्ट के। और ये वीडियो जो खास उन भाइयों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कि CCSU या फिर DU के सेमेस्टर 1 में है और जिसमें कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होगा जो किसी लो एग्ज़ाम या एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को पूछा जाता है। तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल बेसिक से कवर करके चलूँगा। आपकी हर एक छोटी छोटी जो चीज़ें पॉइंट्स होंगे मैं उनको बिल्कुल बारीकी से डिस्कस करता हुआ चलूँगा। तो वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। हमारा सबसे पहला, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट को शुरू करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन एक अराइज होके आता है कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि मैंने यहाँ पे दोस्तों बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दोस्तों डिफाइन किया गया है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा दी गई है कि कॉन्ट्रैक्ट आखिर है क्या। उसके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 के सब सेक्शन H में दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। वहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है वो मैंने यहाँ पर लिखी है, एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो दोस्तों इसको हम टुकड़ों में अब समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होता है। वो एक एग्रीमेंट होता है जो इन्फोर्सेबल होता है लॉ के द्वारा। मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको कानून जो है लागू करवा सकता है। कानून के पास जो है कोई बंदिश नहीं है उसको लागू करो, मतलब कानून उसको जो है आराम से लागू करा सकता है। कानून के ऊपर कोई चीज़ उसको प्रोहिबिट नहीं कर सकती। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम, ऐसे एग्रीमेंट को दोस्तों हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसा कि मैंने इस डायग्राम के जरिए दोस्तों आपको समझाने के लिए कोशिश की गई है कि कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए दो चीज़ें की हमें ज़रूरत पड़ेगी। पहला जो है एग्रीमेंट, दूसरा है इन्फोर्सेबल बाय। मैं दोस्तों आपको इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए कि दो पार्टी हैं, ए और एक है बी। ए के पास दोस्तों क्या है, कार है, और ये बी को, ये ए जो है ये कार जो है सेल करना चाहता है बी को। ठीक है, तो ये ए बोलता है बी को कि आप जो है मेरी कार ले लीजिए। बी एग्री हो जाता है कि ठीक है जी मैं आपकी कार ले लूँगा। और ये दोनों एक दूसरे के साथ दोस्तों एक एग्रीमेंट करते हैं। और साथ में जो है ये बी है, ए की जो कार है वो 2 लाख रुपए में देकर इससे खरीद लेता है। तो दोस्तों ये एक एग्रीमेंट हो गया। अब सपोज करो एक दूसरा एग्जाम्पल, जिसके बाद ये एक सिंपल जो है कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल मैंने दिया। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे जिसमें मैं इनफोर्सेबिलिटी को दोस्तों आपको क्लियर करूंगा। ऐसी एक ए है और एक बी है। ए और बी ने दोस्तों आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, ए ने कहा है कि आप जो है किसी सी को जो है, ए ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है बी को कि आप सी को जो है मार दीजिए, किल कर दीजिए। अब बी जो है उसको नहीं मारता, तो उस केस में ए जो है कोर्ट में केस लेके नहीं जा सकता कि ए बी ने जो है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, इसने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया। क्योंकि इस प्रकार के जो केसेस होते हैं उसको जो है लॉ इन्फोर्स नहीं करा पाएगी। कि सिर्फ जो वही केस जो है, वही एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे जिनको लॉ जो है इन्फोर्स करा सकती है। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं एक दूसरा एग्जांपल और देता हूं आपको। देखो, जैसे कि हमने अभी देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो चीज़ें बहुत नेसेसरी होती हैं। एक होता है एग्रीमेंट, दूसरा इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो वो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब इन्फोर्स कराने के लिए मान लो सपोज करो ए और बी में, ये दोनों दोस्तों ए और बी दो पार्टियां हैं। इसमें ए जो है, ये क्या करना चाह रहा है
एक हाउस खरीदना चाह रहा है, ठीक है, या एक हाउस जो है खरीदना चाह रहा है, और ये हाउस किसके पास है, हाउस जो है बी के पास एक हाउस है, ठीक है। ये दोनों आपस में जो है कॉन्टैक्ट कर लेते हैं कि मैं आपको जो है, बी भी इसको कह देता ठीक है जी मैं एग्री हो जाता हूँ, मैं आपको जो है अपना घर सपोज करो 1 करोड़ में जो है मैं बेच दूंगा, और बी इसको खरीदने के लिए एग्री हो जाता है। ये एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। बाद में जो है बी जो है डिनाई कर देता है कि मैं जो है ये अपना घर आपको नहीं बेचूंगा। तो इस केस में ए के पास राइट है कि वो कोर्ट में जा सकता है और इसको इन्फोर्स करा सकता है, इसको इन्फोर्स करा सकता है। परंतु कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, तो वो चीज़ दोस्तों जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनती। देखो मैंने यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिखी हैं, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जो सारे एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। बट हर कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीमेंट जरूर होता है। दोस्तों इसको इसके माध्यम से समझेंगे कि जैसे मैंने 2 रेक्टेंगुलर आपको शो किए हुए हैं, जो मैंने ब्लू कलर में शो किया हुआ है, ब्लू कलर में, वो दोस्तों आपका एग्रीमेंट को दर्शाता है। और दोस्तों जो ये ब्लैक वाला पार्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट को दर्शा रहा है। मतलब कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, उसमें से जरूरी नहीं है कि सारे के सारे दोस्तों जो है कॉन्ट्रैक्ट बन जाएं, पर हाँ जो कॉन्ट्रैक्ट बने हैं वो एग्रीमेंट होंगे ही होंगे, ये 100% दोस्तों श्योरिटी है। अब दोस्तों बढ़ते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट के किस किस प्रकार के दोस्तों टाइप्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो है दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। अब उन तीनों प्रकारों को दोस्तों हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसको लॉ, जो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, जिनको लॉ इन्फोर्स नहीं करा सकती। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले एग्जांपल में बताया था, ए ने बी के साथ कॉन्टैक्ट किया कि आपको जो है सी को किल करना है, मारना है। ए ने इसको बी को पैसे भी दे दिए 5 लाख रुपए, पर बी ने उसको मारा नहीं। तो इस केस में ए जो है कोर्ट में नहीं जा सकता कि उसने जो है बी को मारा नहीं, इसने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वाइड होते हैं। वाइड का मतलब जीरो, नील। वाइड का मतलब क्या होता है दोस्तों, नल। मतलब इनकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बनते ही नहीं। दूसरे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की जो भी असेंशियल्स होते हैं, जो भी सारी शर्तें होती हैं वो पूरी होती हैं। मतलब आप अगर इनको सिंपल टर्म में कहना चाहें तो ये दोस्तों जो होते हैं इनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। मतलब इनको, ये ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिनको कोर्ट जो है इन्फोर्स करा सकती है। अब दोस्तों तीसरे प्रकार के बाद कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। ये तीसरे प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है वाइडेबल। वाइडेबल दोस्तों ये जो है शुरू में तो दोस्तों ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है, पर बाद में इसको वैलिड ही होता है, पर बाद में पार्टी इसको दोस्तों जो है खत्म कर सकती है। इसको जो है इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को दोस्तों पार्टी जो बाद में इसको ब्रीच कर सकती है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पहले तो वैलिड होते हैं पर बाद में जिनको जो है ब्रीच किया जा सकता है, उनको ब्रीच करने पर भी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो वाइडेबल पे, ये वाइडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट के एंड में आपको पता चलता है कि ये वाइडेबल होंगे कि नहीं। मतलब इसको दूसरी पार्टी उसको अगर नहीं रोकती है तो वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही आपका एक्ट करेगा। मतलब उस आपने सपोज करो ए ने बी के साथ दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट कर लिया,
एग्रीमेंट बना लिया। ए ने कहा दोस्तों कि मैं आपको एक हाउस सेल करूंगा। बी भी एग्री हो गया और इन्होंने दोस्तों एक दूसरे इसके बारे में लिखित जो है वो भी कर ली। पर बाद में क्या हुआ दोस्तों कि जो बी था वो डेड हो गया। तो इस केस में अब ये कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों खत्म हो जाता है उसके साथ। आपने जो शर्तें बनाई थी वो खत्म हो गई। अब बाद में दोस्तों ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड हो जाएगा। तो इस पहले जो वैलिड था पर बाद में दोस्तों जो वाइड हो गया, इस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको हम वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इन सभी को दोस्तों हम आने वाली वीडियो में और डिटेलिंग से पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इनके बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अब देख लेते हैं दोस्तों कि किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोस्तों क्या क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या दोस्तों एसेंशियल्स होती हैं। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये काफ़ी रिलेवेंट है दोस्तों। जो अपने बच्चे CCSU में या फिर DU में हैं, जहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बनेंगे मैं उन सभी को दोस्तों बिल्कुल जीरो लेवल से यहाँ पे कवर करता हुआ चलूँगा। तो सबसे पहले ही क्वेश्चन बनता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इनके एसेंशियल्स क्या हैं, इसके नेचर क्या है, इनके स्कोप क्या है। तो उसमें दोस्तों ये आपको बताना है, उसमें जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारा उसमें बताना है। तो अभी हम दोस्तों देख लेते हैं इसका एसेंशियल्स क्या है। तो जिन भी वीडियो दोस्तों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें, शेयर्स कर दें और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों हम आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लोग हमें मोटिवेट करेंगे तो हम इस प्रकार की यूज़फुल वीडियो दोस्तों आपके लिए बनाते रहेंगे। तो एक बार इसको सब्सक्राइब अवश्य कर दें, मेरा सभी दोस्तों से निवेदन है। दोस्तों अभी देख लेते हैं एसेंशियल्स क्या है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम से कम एटलीस्ट दोस्तों 2 पार्टी होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कभी भी बनेगा वो 2 पार्टीज के बीच में बनेगा। ये नहीं है कि आप अपने आप से ही सपोज करो कि आपने जो है घर बेचना है और वो कॉन्ट्रैक्ट आपने अपने साथ ही बना लिया। आप ऐसे नहीं करोगे कि कॉन्ट्रैक्ट स्वयं मतलब इट सेल्फ के साथ कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 पार्टीज हमें एटलीस्ट चाहिए, 2 से ज़्यादा पार्टीज भी हो सकती हैं। तो इसका फर्स्ट एसेंशियल दोस्तों आपको मैंने क्लियर किया कि इसके लिए कम से कम 2 पार्टीज 2 पर्सन्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। दूसरी इंटेंट ऑफ लीगल ओब्लिगेशन, मतलब कि जब भी आप एक एग्रीमेंट बनाएंगे वो आप इस उद्देश्य से बनाएंगे कि वो लीगली एक दूसरे को दोस्तों जो है वो बाइंड करे, बांधे, लीगल एक ओब्लिगेशंस हो एक दूसरे के प्रति। ये ना हो कि सोशल या कोई मोरल ओब्लिगेशन हो। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू दोस्तों आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि एक ए है, ए जो फादर है और बी जो है वो सन है, सन है और ये फादर है, ठीक है। अब फादर ने दोस्तों सन को कहा कि अगर आप जो है 10वीं में अच्छे अंक ले आएंगे तो हम आपको एक साइकिल दे देंगे। तब इस केस में जो बी था, सन था, वो 10वीं में दोस्तों सपोज करो इन्हें 99% से पास हो गया है, अच्छे अंक लेके भी आ गया है, पर इनके फादर ने इनको साइकिल नहीं दिया है। इस केस में ये कोर्ट के पास नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर कोई लीगल बाउंडेशंस नहीं है। ये सिर्फ जो है सोशल ओब्लिगेशंस हैं। यहाँ पर कोई मोरल मतलब सोशल या मोरल ओब्लिगेशंस हैं पर कोई लीगल ओब्लिगेशन दोस्तों यहाँ नहीं बनती है रिलेशंस के केस में। तो इस केस में दोस्तों ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उसको बनने के लिए लीगल ओब्लिगेशंस होनी चाहिए। तीसरा जो है केस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो उसी रूप में होने चाहिए। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरल भी हो सकते हैं और रिटर्न भी हो सकते हैं। पर कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जैसे कि किसी इंश्योरेंस कंपनी का के साथ जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो तो वो एक एग्रीमेंट साइन कराते हैं आपसे। तो ये या फिर कोई बैंक का हुआ या फिर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी आपने सेल करनी है तो रजिस्ट्रार के बाद रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। इस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो रिटर्न फॉर्म में ही होने चाहिए। ये इनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। अगर स्पेसिफिक किसी
कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो भी पूरी होनी चाहिए। दूसरा चौथा सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी सर्टेन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कुछ अटपटी हो, वो समझ में ना आए, वो क्लियर ना हो। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे सपोज करो दो पार्टी हैं, एक ए है एक बी है। मैंने कहा कि दोस्तों मैं अपनी जो कार है वो कुछ पैसे में बी को बेचूंगा, कुछ पैसे में बी को बेचूंगा। अब यहाँ पे कुछ पैसे, ये दोस्तों अनडिफाइंड टर्म है, सर्टेन नहीं है। अब ये कुछ पैसे कितने होंगे, तो ये दोस्तों एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा जब तक कि यहाँ पे जो ये कुछ पैसे है इस टर्म को डिफाइन नहीं किया जाएगा। अगला देख लेते हैं एसेंशियल्स क्या है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि फिजिबल हो, जिसको परफॉर्म किया जा सके। कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जो अनफिजिबल हो। मान लो कि एक राम है और एक श्याम है। श्याम के दोस्तों फादर जो हैं वो मर गए हैं, तो इसमें क्या किया, मतलब मर चुके हैं। अब राम ने श्याम से कांटेक्ट किया कि मैं आपके फादर को दोस्तों जिंदा कर दूंगा। तो ये इस प्रकार का कांटेक्ट जो है वो वैलिड होगा ही नहीं कि वो, क्योंकि कोई भी किसी मृत आदमी को जिंदा नहीं कर सकता। अगर वो फेल कर जाता है तो इस केस में जो है वो आप उसको सू नहीं कर सकते, आप उसके लिए कोई आपको जो है कोर्ट से मदद नहीं मिलेगी। उससे अगला जो एसेंशियल है दोस्तों वो होता है फ्री कंसेंट। इसमें दोनों जो पार्टी होती है उनकी जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए, मतलब वो किसी दबाव में आकर तो ये कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लो दो पार्टियां हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया ए और बी। वो ए क्या करता है, एक गन पॉइंट पर बी से साइन करा लेता कि आप जो है अपनी कार मुझे 1 लाख में बेच दीजिए, पर ए जो है उसको बेचने के लिए तैयार ही नहीं है, वो तो उसके लिए 5 लाख रुपए मांग रहा था। तो अगर इस प्रकार से फोर्स से आपको कॉन्ट्रैक्ट बना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों वाइड हो जाएगा। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोस्तों फ्री कंसेंट बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही असेंशियल है। उसके बाद जो अगला असेंशियल इसका आता है वो है कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। इसके जो कॉन्ट्रैक्ट बना रही हैं, जो पार्टीज जो है कॉन्ट्रैक्ट बना रही हैं वो मेजर होनी चाहिए, मतलब वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। वो साउंड माइंड की होनी चाहिए, मतलब ऐसे नहीं है कि आप किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो वो अनसाउंड माइंड का पर्सन है। और कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जिसको नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए जिसको लॉ ने ही डिस्क्वालीफाइड कर रखा है। समझ रहे हो? मान लो कि एक आपने एक 18 साल से कम लड़के के साथ जो है एग्रीमेंट बना लिया कि वो जो है आपको अपना घर बेचेगा, आपने उसको जो है पैसे भी दे दिए, तो इस केस में जो है आप उसको फोर्स नहीं कर सकते अगर वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने से नहीं कर पाता है तो, क्योंकि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया वो एक माइनर के साथ बनाया, और माइनर के साथ बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट जो दोस्तों जो होता है वो वाइड होता है। इसके बारे में भी दोस्तों हम आगे जो है माइनर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं कॉम्पिटेंसी को, इसको भी आगे जो है ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। अब जो अगला इसका एसेंशियल है दोस्तों वो है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन दोस्तों, जब भी आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो कंसिडरेशन आप 2 प्रकार से दे सकते हैं, या तो आप पैसा दे सकते हैं या फिर नॉन मॉनेटरी हो सकता है। नॉन मॉनेटरी का मतलब सपोज करो आपने ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको राइस दूंगा, आप उसके बदले में मुझे वीट दे दीजिए, आप गेहूं दे दीजिए, आप मुझसे चावल ले लीजिए और गेहूं दे दीजिए। ये एक दूसरे, ये भी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, पर इसमें नॉन मॉनेटरी है, मतलब इसमें गुड्स का एक्सचेंज हुआ है, और ये पैसे का भी एक्सचेंज हो सकता है, पैसे और गुड का भी हो सकता है, मतलब इनका कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। और इसमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कंसिडरेशन है ये लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, कोई ऐसी कंसिडरेशन ना हो जिसको लॉ ने ही प्रोहिबिट किया हुआ हो, ठीक है। और ये कंसिडरेशन दोस्तों जो होती है ये एडिक्वेट भी हो सकती है, मतलब पर्याप्त भी हो सकती है, और पर्याप्त नहीं भी हो सकती। सपोज करो कि मेरा जो ये घर है, ये मान लो मेरा घर है, मेरा नाम कुलदीप है, ये मेरा एक घर है, और मैंने दोस्तों ये एक है मिस्टर ए, मैंने ये अपना घर दो है मिस्टर ए को बेच दिया। वैसे तो मेरी घर की कीमत 1 करोड़ रुपया है,
पर मैं इनको दोस्तों जो है वो 20 लाख में सेल कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। कंसिडरेशन जो है जरूरी नहीं कि एडिक्वेट हो, पर कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये इसके एसेंशियल थे जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपके पास होने चाहिए। ये वीडियो दोस्तों एक बेस बनाने के लिए थी, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी कि कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनके बारे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए, क्या क्या इसके एसेंशियल्स हैं। अब ये दोस्तों धीरे धीरे जो ये सीरीज है कॉन्ट्रैक्ट की अब आगे बढ़ती जाएगी। ये मैंने बिल्कुल आपके सिलेबस के हिसाब से दोस्तों डिज़ाइन की गई है। आप वीडियो को देखेंगे आपको मज़ा आएगा, एक फील आएगा कि सर हाँ अब हम जो है पेपर को फाड़ देंगे, आराम से हमारा पेपर दोस्तों निकल रहा होगा। अगर आप इन वीडियो को देख के जाएंगे आप आसानी से कॉन्ट्रैक्ट का पेपर दोस्तों जो है कर पाओगे। इन वीडियो को देखिए और इन वीडियो को देखकर इनको एक दो बार जब आप देखेंगे फिर आप इनको रिवाइज करेंगे तो मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ कि आप जो है अपनी जिस भी प्रिपरेशंस के लिए इसकी जिस भी उद्देश्य से इसकी पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की, वो उद्देश्य दोस्तों आपका जो है अवश्य पूरा होगा। तो जो भी दोस्त हमारे साथ बने हुए थे उन सब का धन्यवाद। और दोस्तों अगली वीडियो में हम मिलेंगे और एक लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों इसको करना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों।